हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट का, वो है रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देख, किसी भी देश के जो विकास के अंदर, किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है उसमें क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स क्या है अपना योगदान देते हैं। उसमें से एक फैक्टर होता है हमारा आधारिक संरचना। तो आधारिक संरचना है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका क्या मतलब है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि वो सारी सुविधाएं या सर्विसेज जो क्या है किसी भी देश को डेवलपमेंट में बढ़ने के लिए क्या करती हैं, अग्रसर करती हैं। जैसे कि हम बता सकते हैं कि वो हो सकती है एनर्जी, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज, कम्युनिकेशन, उसकी एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी। ये सब क्या है, इसको हम लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के वे में। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो नॉर्मल सी बात है कि लोगों को यही समझ में आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया रोड बनाना, ठीक है। लेकिन वो रोड रोड उसके अंदर हम काउंट नहीं करते। उसके अंदर हम दोनों फैक्टर लेते हैं कि जो सोशल फैक्टर्स हैं, जैसे कि एजुकेशन है, फूड सिक्योरिटी है, हेल्थ है, उसको भी इसके अंदर हम काउंट करेंगे। और प्लस में जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या क्या हो गया अपना कम्युनिकेशन है, या हम क्या है एनर्जी है, ये सभी हम क्या करते हैं, किसी भी देश के ये फैक्टर्स जिसमें डेवलप होते हैं उस देश का ऑटोमेटिक क्या है डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रोफेसर जो गुनार मिर्डाल हुए हैं, इन्होंने एक बुक लिखी एशियन ड्रामा। इनकी बुक का क्या नाम था? एशियन ड्रामा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एशियन ड्रामा किसने लिखी? तो गुनार मिर्डाल, ठीक है। तो उन्होंने भी यही बताया कि किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने भी ये स्टेटमेंट दी कि जैसे ही हम 1% इंक्रीमेंट करते हैं किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ऑटोमेटिक 1% सेम परसेंटेज में क्या है, हम डेवलपमेंट ऑटोमेटिक किस चीज़ में हो जाता है, प्रोडक्शन के अंदर हो जाता है। किसी भी देश की उत्पादन करने की क्षमता ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये इन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट्स दी। तो इसके अंदर देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम दो वे में समझ सकते हैं कि एक तो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एनर्जी। एनर्जी का मतलब हो गया ऊर्जा संसाधन जो है, ठीक है। किसी भी देश के अंदर ऊर्जा के संसाधन कितने डेवलप हैं। ट्रांसपोर्टेशन का आपको पता ही है, ट्रांसपोर्ट करना। कम्युनिकेशन हमारा संचार हो गया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हमारा परिवहन हो गया। परिवहन हम इसमें दोनों परिवहन को काउंट करेंगे, जैसे कि हम क्या है ह्यूमंस को भी, और हम किसको करेंगे, गुड्स। कि ह्यूमन का ट्रांसपोर्ट जैसे किस तरह से हो सकता है, आपको पता है, जैसे एयरप्लेन्स हैं या ट्रेन्स में, या हमारे के हैं व्हीकल्स हो गए, ठीक है। तो उसमें क्या है, ह्यूमन का क्या है ट्रांसपोर्टेशन होता है। गुड्स का भी ट्रांसपोर्टेशन जैसे एयरप्लेन्स में होता है, शिप्स में होता है, या क्या है बड़े बड़े जो ट्रक्स हैं उनके अंदर होता है। तो किसी भी देश के ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी देश की क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में हम संचार, मतलब संचार का मतलब है कि जैसे टेलीफोनिक जो सुविधाएं हैं, इंटरनेट की सर्विसेज हैं, फैक्स मशीन की सर्विसेज हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती हैं किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में सबसे पहले लेते हैं हम एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा। भाई किसी भी देश में शिक्षा का क्या स्तर है। हेल्थ हमारी होगी, ठीक है। न्यूट्रिशन हो गए, और फूड सिक्योरिटी। न्यूट्रिशन का मतलब किसी भी जितने भी व्यक्ति हैं उनको प्रॉपर तरीके से क्या है न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फूड सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट का एक रहता है कि भाई किसी भी देश के अंदर कोई अकाल ना पड़े, फूड सिक्योरिटी पूरी रहे, ठीक है। सबको पर्याप्त मात्रा में क्या है भोजन मिले, ठीक है। हेल्थ का, हेल्थ सर्विसेज का भी मेन रोल इसके अंदर रहेगा। जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज अच्छी होंगी वहाँ पे जो लोग हैं, आके काम करने वाली लेबर है, वो स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो वो क्या है अपने प्रोडक्शन के अंदर देश के डेवलपमेंट में अपना पूरा योगदान देंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग, एक इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि इसका रोल क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। तो इसका हम देखते हैं, पहला पॉइंट देखिए, रोल इन द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जब बात करते हैं हम कृषि क्षेत्र की, तो भारत हमारा क्या है, एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ पे, जो फार्मर्स हैं, वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। आपको पता ही है कि जीडीपी का लगभग, टोटल पॉपुलेशन का लगभग 50% के आसपास क्या है, लोग
कृषि के ऊपर क्या है निर्भर हैं, वो कृषि से संबंधित क्या है कार्य करते हैं। तो इन फार्मर्स को अगर किसी भी देश की कृषि को अगर डेवलपमेंट करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ही ज़रूरत होती है। कैसे? जैसे कि अगर मैं बात करूं एनर्जी की, एनर्जी में जैसे हमने बात किया इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। जैसे आपको पता ही है कि किसानों को आज के टाइम आपने देखा है कि गवर्नमेंट ने कितना अच्छा काम इंडिया के अंदर किया है कि जो ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जा रहे हैं, ट्यूबवेल कनेक्शन, ठीक है, जो सौर ऊर्जा से रिलेटेड आप इसको कर सकते हैं, सोलर एनर्जी। देखिए आपको पता है कि गवर्नमेंट क्या है हर साल फॉर्म भी भरवाती है इसके, वो काफ़ी सारी सब्सिडीज देती है किसके ऊपर, कि भाई जो सोलर पंप लगाए जा रहे हैं खेतों के अंदर, उसमें काफ़ी सारी सब्सिडीज है वो किसानों को दी जाती है। और उससे एक बहुत अच्छा बेनिफिट भी हुआ है कि जो हमारे रेतीला एरिया है, जैसे हरियाणा की अगर हम बात करें तो अपना जो सिरसा का एरिया है या भिवानी के जो दक्षिणी भाग का एरिया है, ठीक है, रेवाड़ी का एरिया है, इस तरफ क्या है हमारा राजस्थान का एरिया लगता है। तो उस एरिया में आज सिंचाई की सुविधा के कारण, और सिंचाई भी किसकी, भाई कि वहाँ पे सोलर कनेक्शन लगे हैं, ठीक है, बिजली के भी कनेक्शन प्रॉपर लगाए जाते हैं, जिसका जो बिजली का बिल है वो बिल्कुल ही न्यूनतम आता है, 200-400 रुपये पर मंथ ही आता है, चाहे वो कितना भी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे यूज़ करते हैं। ये स्पेशल किसानों के लिए है। तो किसानों के लिए भी गवर्नमेंट काफ़ी सारे काम कर रही है। तो अगर वहाँ पे अगर एनर्जी ही नहीं दे पाएंगे तो क्या है, वो पुराने तरीकों से क्या है पानी निकाला जाएगा नलकूपों से, जैसे कि जो इंजन वगैरह से निकालते थे, और वो बहुत ही महंगा पड़ता था, ठीक है। अब सोलर एनर्जी ऐसी है, एक बार बटन दबाओ तो ऑटोमेटिक क्या है खेतों में पानी चलना स्टार्ट हो जाता है। तो गवर्नमेंट क्या है एनर्जी में काफ़ी डेवलपमेंट कर रही है, और जिससे क्या है सीधा फायदा किसको हो रहा है, फार्मर्स को हो रहा है। जैसे दूसरा पॉइंट इसके अंदर अगर बात करें तो परिवहन की, आपने देखा होगा कि अभी गाँव में देखिए, आपको पता ही है अगर आपको नॉलेज है तो, कि खेतों के जो रास्ते हैं वो गवर्नमेंट क्या करवा रही है, पक्के करवा रही है, ठीक है, वहाँ पे सड़कों का निर्माण करवा रही है, ताकि किसान है डायरेक्ट खेत से अपनी फसल को मंडियों तक आसानी तरीके से पहुंचा सके। तो ये भी एक अच्छा मतलब गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, किसके हित में, किसानों के हित में, कि वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा क्या है फार्मर्स को प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। संचार कम्युनिकेशन का आपको पता ही है कि जैसे हमारे हिसार केंद्र से क्या है, जो कृषि केंद्र है हमारा हिसार का, वहाँ से डायरेक्ट क्या है पर डे इनको बताया जाता है कि भाई हमें इस बीजों का प्रयोग करना चाहिए, इस खरपतवार को मिटाने के लिए इस दवाई का यूज़ करें। वो काफ़ी सारी क्या है सुविधाएं हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है किसानों को, ताकि ऑटोमेटिक क्या है किसान क्या करें, ग्रोथ करें, और किसान ग्रोथ करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे देश का भी डेवलपमेंट होगा। ये मैं अपने इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ, ये किसी भी कंट्री के उसमें हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम हेल्थ की, ठीक है, सॉरी हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर का और किसके अंदर बात हो सकती है, एजुकेशन के अंदर। अगर एजुकेशन सबको अच्छा मिलेगी तो लोग क्या करेंगे, ट्रेडिशनल जो हमारी एग्रीकल्चर है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, देखिए ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में हम जो पौराणिक जो हमारी खेती है, जैसे कि हम फसल का करते हैं किसका उत्पादन, गेहूं का, ठीक है, या हम किसको बोते हैं, बाजरा, या हम धान, आपने देखा होगा यही लगभग कपास, ठीक है। ये मोटा मोटी फसलें हैं जो लगभग सभी गांव में क्या है किसान इसको उपजाते हैं। लेकिन अगर अच्छी शिक्षा दी जाए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड शिक्षा भी दी जाती है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कृषि केंद्र हैं, तो उसमें क्या होगा, अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो वो किसकी ओर बढ़ेंगे, वो जैसे कि बागवानी करेंगे, ठीक है, या वो क्या करेंगे, बिल्कुल जो बिना मतलब खाद के, जो हम नॉर्मल खाद की जो हम करते हैं खेती करते हैं, उसकी ओर बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे। तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या है एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा। हेल्थ की, अगर किसानों को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करी जाएगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, स्किल्ड मतलब एक हेल्दी किसान होंगे, और एजुकेशन में हमें क्या मिलेंगे, स्किल्ड फार्मर, मतलब उनको इतनी नॉलेज होगी, इतनी उनके पास स्किल होगी कि वो अच्छे तरीके से टाइम पे अच्छी तरीके का बीज का प्रयोग करके अच्छी फसल का उत्पादन करेंगे, ठीक है। टाइम पे कोई खरपतवार है तो उसमें अच्छी मतलब दवाइयों का प्रयोग करके उसको बढ़ाएंगे, ठीक है, उपजाऊ बढ़ाएंगे। तो बात वही है कि किसी भी देश के अंदर एग्रीकल्चर डेवलप तभी होगा जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा,
ठीक है। दूसरा पॉइंट की अगर बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंस इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में देख लेते हैं हम। देखिए दूसरा पॉइंट है जो हमारा वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, भाई उद्योगों का कैसे विकास होगा, उद्योगों का विकास। देखिए आप मान के चलिए कि ये एक उद्योग है ए, ठीक है, इसका डेवलपमेंट कब होगा, जब क्या होगा, किसी भी देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत होगा। अब इसको किसी भी उद्योग है ए, इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर इसके पास एनर्जी ही नहीं होगी किसी देश में तो उद्योग यहाँ पे आएंगे ही नहीं। मान के चलिए ए एक एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनीज आपको पता ही है, जो हाई लेवल की, जो बाहर देशों से क्या है हमारे देशों में आते हैं बड़े बड़े कंपनीज, और वो क्या है अपनी एक यूनिट स्थापित करते हैं किसी भी देश के अंदर। इनको मल्टीनेशनल कंपनीज बोला जाता है। इससे क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज से क्या फ़ायदा होता है, जब मल्टीनेशनल कंपनी एक देश में स्थापित होती है, जैसे मान के चलिए बाहर देश से कोई कंपनी आती है और हमारे हरियाणा में आके ये लग जाती है, तो इससे यहाँ का क्या बेनिफिट होगा, एक तो यहाँ के ऑटोमेटिक जो इससे रिलेटेड जो सेक्टर्स होंगे वो ऑटोमेटिक डेवलप होंगे, ठीक है, धीरे धीरे उस एरिया का विकास होगा। वहाँ पे किस चीज़ का इंक्रीमेंट होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों को वहाँ पे क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। रोजगार अगर डायरेक्ट भी नहीं मिलता तो इनडायरेक्ट वे में ज़रूर मिलता है, जैसे वहाँ पे कोई भी खाने की कोई दुकान लगा लेता है या किसी भी चीज़ की सामान बेचना स्टार्ट कर देता है। मतलब कहने का मतलब है कि उस एरिया का ऑटोमेटिक डेवलपमेंट शुरू हो जाता है एमएनसी के कारण। लेकिन एमएनसी जब भी आएगी तब उसके पास क्या होगा, एनर्जी होगी, ठीक है। एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर वहाँ पे सही तरीके से प्रोवाइड हम करवा रहे हैं, बिजली अगर उस एरिया में प्रॉपर तरीके से 24 घंटे, जैसे मान के चलिए 24 आवर्स हम क्या है बिजली प्रोवाइड करवाते हैं उस एरिया में, तो वहाँ पे कंपनी स्थापित हो जाएगी, एनर्जी होगी। तो ट्रांसपोर्टेशन आपको पता ही है कि जैसे एनएच है, जो एनएच हाईवेज हैं वो क्यों बनाए जाते हैं। जैसे आपको पता है कि हरियाणा के अंदर एक 152D नाम से हाईवे निकला है जो हरियाणा के बिल्कुल बीचों बीच है। अब इस हाईवे का क्या बेनिफिट हुआ है, एक तो ये अम्बाला से कनेक्ट हो गया, अम्बाला से कनेक्ट हो गया डायरेक्ट नारनौल तक, ठीक है, नारनौल तक कनेक्ट हो गया। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो इसके आसपास के एरियाज होंगे, जिस तरह के यहाँ पे हो गए महेंद्रगढ़, ठीक है, महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ के बाद जिस तरह जैसे क्या है दादरी है, दादरी के बाद जैसे भिवानी, ठीक है, भिवानी के बाद क्या आ गया, जींद। तो ऐसे ऐसे करके जो भी एरियाज इसके साथ लगते हैं उसमें क्या है ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे इनके पास में क्या है उद्योग स्थापित होंगे। क्यों स्थापित होंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, क्योंकि नारनौल से आके ये कहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, जयपुर, और जयपुर से सीधा कनेक्ट होकर आपको पता है ये गुजरात बॉम्बे वाले जो पोर्ट हैं वहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, ताकि माल इधर से जो भी प्रोडक्शन होगा ऑटोमेटिक क्या है वो बाहर देशों में जाएगा। अगर रोड की कनेक्टिविटी नहीं होगी तो डेवलपमेंट कैसे होगा आप बताइए। तो किसी भी देश की एमएनसी तभी स्थापित होगी जब उनको क्या मिलेगा, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सुविधाएं मिलेगी। क्या मिलेंगी, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं मिलेंगी, तो ऑटोमेटिक क्या है उद्योग स्थापित होंगे। तीसरा हमारा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अच्छा जब मिलेगा जब यहाँ पे अगर 5G नेटवर्क है इंडिया के अंदर, मान के चलिए 5G नेटवर्क है, तो उससे क्या है कंपनीज के अंदर कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से चलेगा, दूसरे देशों से भी कम्युनिकेशन ये कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिक क्या है एमएनसी कंपनी यहाँ पे आएंगी। उसके बाद एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी, सोशल जो इस फैक्टर्स हैं इनका भी अगर डेवलपमेंट होगा तो भी क्या है एमएनसीज कंपनी है वो हमारे देश में आएंगी और उनका अपने देश का क्या है ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तीसरा फैक्टर हम बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोमोटिंग द इंटरनेशनल ट्रेड। तीसरा है प्रोमोटिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, जब दो देशों के बीच आपस में क्या है लेन देन होता है, आयात और निर्यात होता है। आयात का मतलब क्या है, इंपोर्ट। आयात का मतलब दूसरे देशों से जब हम क्या करते हैं सामान यहाँ पे खरीदते हैं। निर्यात का मतलब क्या है कि जब हम यहाँ की वस्तुएं दूसरे देशों को बेच देते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट या उसको बोलते हैं निर्यात। तो आयात या निर्यात किसी भी दो देशों के बीच तभी होता है जब हमें क्या है प्रॉपर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का डेवलप हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि एक उद्योग है, मान के चलिए हमारा, मैं भिवानी की बात कर लेता हूँ, ठीक है। भिवानी में आपको पता ही है कि एक मिल है बीटीएम, ठीक है। बीटीएम मिल है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, कपड़े के लिए,
और इसका कपड़ा है वो कहाँ जाता है, विदेशों में जाता है। ठीक है, तो विदेशों में कैसे जाएगा, अब सीधी बात है, यहाँ से क्या है, यहाँ से एक मान के चलिए ट्रकों में जाता है, तो ट्रक से यहाँ से चला गया, या रेलवे से ही बात कर सकते हैं हम, किसी परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, हम ट्रक से बात कर लेते हैं। यहाँ से 152D पे गया, 152D हाईवे से कहाँ गया, जयपुर, और जयपुर से सीधा गया गुजरात, गुजरात मुंद्रा पोर्ट मान के चलिए कि मुंद्रा पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट पे चला गया, और यहाँ से क्या है, शिप के जरिए क्या है, दूसरे देशों में जैसे ABCD अनेक प्रकार के देश हैं उनमें क्या है ऑटोमेटिक चला गया। या अगर बात करें तो यहाँ से क्या है डायरेक्ट दिल्ली गया, दिल्ली से क्या है एयरपोर्ट। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है कि रोड की कनेक्टिविटी के कारण, रोड की कनेक्टिविटी बहुत ही जरूरी है, मतलब परिवहन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के इंटरनेशनल ट्रेड को मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो आपको पता ही है कि भिवानी का जो BTM मिल है वो देशों में क्या है कपड़े को बेचता है, सेल करता है। ठीक है, तो एक तो ये बात होगी। दूसरा हमारा एनर्जी से भी रिलेटेड है, भाई एनर्जी भी अच्छी होनी चाहिए, एनर्जी और कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तभी हम दूसरे देशों में क्या है डील वगैरह कर पाएंगे। ठीक है, दूसरे देशों से। तो ये सब क्या है इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है किसी भी देश के अंदर, क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड को मजबूत करने के लिए, दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मजबूत करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद है सोशल इंपॉर्टेंस। सोशल इंपॉर्टेंस का बात करें तो सामाजिक महत्व क्या है इसका सामाजिक महत्व भी है। देखिए सामाजिक महत्व, सामाजिक महत्व का मतलब क्या है कि जब दो देशों के अंदर कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है, दो देशों से क्या है आपस में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होना शुरू हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि हमारे देश में अच्छी अच्छी मेडिकल सुविधाएं हैं, ठीक है, मेडिकल सुविधाएं हैं, और दूसरे बहुत से ऐसे देश हैं जो हमारे पास क्या आते हैं, बाय एयर आते हैं, एयरप्लेन आते हैं क्या करवाने के लिए, अपना इलाज करवाने के लिए। ठीक है, हमारे पास बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, एम्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे इलाज करवाने आते हैं दूसरे देशों के लोग, यहाँ से मतलब फॉरेनर्स आते हैं, फॉरेनर्स। ठीक है, तो वो कैसे आए, वो आए हैं एरोप्लेन। इसका मतलब कि परिवहन का विकास हुआ, परिवहन जो वायु परिवहन है उसका विकास हुआ, उसके कारण क्या है दो देशों के बीच आवागमन शुरू हुआ। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, एक दूसरे के जो उनके जिससे क्या है, एक तो मेडिकल फैसिलिटीज़ का फ़ायदा हो गया, एक क्या है दूसरे देश की जैसे उनकी लैंग्वेजेस क्या है, ठीक है, या उनके विचार क्या है दूसरे देशों के, वो भी एक दूसरे से क्या है इंटरकनेक्ट हुए। ठीक है, तो ये सब हमारा बेनिफिट है। एक सामाजिक महत्व में भी प्ले रोल करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, या हम अगर बात करें कि भाई एक दूसरे से देश से कनेक्टिविटी होना, हम नॉर्थ से जाके साउथ में जाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं भाई तरह तरह की हमारे देश के अंदर क्या है लैंग्वेजेज हैं, जैसे कि तमिल लैंग्वेज है, कन्नड़ लैंग्वेज है, मलयालम है। ठीक है, तो इधर की जैसे मराठी लैंग्वेज है। ये कब कैसे पता चला कि जब हमारा क्या डेवलप हुआ, परिवहन डेवलप हुआ, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर का भाग है। ठीक है, तो ये सब कुछ 3-4 पॉइंट थे जो क्या बताते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे हमारी सहायता कर सकता है एक देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में। ठीक है, तो ये जैसे फैक्टर्स हैं हमारे, एनर्जी है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी। इस पे हम एक अलग से क्लास बना भी सकते हैं, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। एनर्जी का आपको पता है जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जैसे कि हमारी सौर ऊर्जा होगी। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे कि कोयला है, हमारा क्या है ये पेट्रोल है, फ्यूल है, जिसको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन सोलर एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम क्या है बार बार यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी ये है कि भाई ट्रांसपोर्ट कितनी तरीके का होता है, जैसे कि वायु परिवहन हो गया, जल परिवहन हो गया, या सड़क परिवहन हो गया। ठीक है, और कम्युनिकेशन में आपको पता है इंटरनेट हो गया, मोबाइल सुविधा होगी, फैक्स मशीन वगैरह, ये सब मतलब आप बोलेंगे तो एक क्लासेस के ऊपर हम ले सकते हैं। बाकी जो मेन हमारा टॉपिक था इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट के अंदर जो स्टैटिकल पोर्शन, स्टैटिकल जो जॉब्स हैं इसके सिलेबस में, वो यही था कि रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है किसी भी देश के आर्थिक विकास में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।